नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में जाना था कि उनके जीवन के अंतर्गत कौन-कौन से ऐसे वाक्य घटित हुए थे जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन-कौन से ऐसे साहित्य थे जो कि हमें ये ज्ञात कराते हैं कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार से अपना शासन अधिग्रहण या सत्ता ग्रहण की थी। ठीक है, हमने उनके बारे में पिछली वीडियो में कवर किया था। तो वीडियो को देर ना करते हुए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य टॉपिक 4, या फिर आप इसे इस प्रकार से जान सकते हैं कि ये सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में है। कौन सा? सम्राट अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य टॉपिक 4। हम इनके अंतर्गत जानेंगे कि कौन कौन से अभिलेख थे, कौन कौन से व्रत अभिलेख थे जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं कि पीपर हवा लेख में क्या है। पीपर हवा कलश लेख में जो हमें जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हम अब जानेंगे, क्या है कि इसमें यह जो है ना पीपर हवा कलश लेख, यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रथम लेख है। क्या है? भारत का सबसे प्राचीन और प्रथम लेख है। इसमें क्या है, इसका जो समय है वो 383 ईसा पूर्व का है। किसका? ईसा पूर्व का है। इसमें क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें जो है वो पाली साहित्य में जो वर्णित है, पाली साहित्य में एक घटना वर्णित है। वर्णित यानी कि एक घटना है लिखित रूप में, जब भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, यानी जो महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो पाली साहित्य में है, तो वो इस अभिलेख में सही साबित की गई है। क्या? महापरिनिर्वाण सूत्र जो है, महापरिनिर्वाण सूत्र जो है, विवरण सही है। ये जो लेख है हमें जो जानकारी देता है वो यह जानकारी देता है कि सबसे पहले तो सबसे प्राचीन भारत का और प्रथम लेख है। इसका समय 383 ईसा पूर्व है। लेकिन पाली साहित्य में जो महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो यह लेख सही सच साबित करता है। इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है। बातें करते हैं महास्थान लेख। क्या? ये सम्राट अशोक जी के कुछ अभिलेख हैं। इनके बाद में सम्राट अशोक जी के कुछ पृथक अभिलेख आएंगे, उनके बाद में शिलालेख आएंगे, स्तंभ लेख आएंगे, लघु लेख आएंगे और उनकी लिपि के आएंगे। वो हम अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे और उनसे जानेंगे कि कौन कौन से अभिलेखों में किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, जो कि पेपरों में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्थान महास्थान लेख में क्या हमें जानकारी मिलती है जो कि पेपरों में पूछी जा सकती है। इससे जो जानकारी मिलती है जिसके बारे में अब हम जानेंगे वो ये कि यह बांग्लादेश के बोगारा, क्या यह जो लेख है अब बांग्लादेश के बोगारा में है। बोगारा जो कि पावना के निकट है। क्या? यह महास्थान लेख बांग्लादेश के बोगारा जो कि पावना के निकट है, वहां पर स्थित है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। यानी ये नहीं है कि सम्राट अशोक ने ही अभिलेख शुरू की थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। इसमें जो जानकारी हम जानेंगे वो ये कि इस लेख में राजकीय अन्नागार, क्या राजकीय अन्नागार की चर्चाएं हैं और कांकड़ी मुद्रा, क्या एक मुद्रा जो कि उस समय प्रचलन में थी, जो प्रचलित होती थी, उसका नाम था कांकड़ी। उस मुद्रा का इसमें चर्चा है। और तीसरी चर्चा इसमें क्या है वो ये कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। इस अभिलेख से जो हमें जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि यह जो लेख है आज के समय में बांग्लादेश के बोगारा जो कि पावना के निकट है वहां पर है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। इसके अंतर्गत अन्नागार की चर्चा और कांकड़ी मुद्रा की चर्चा है और बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार, इससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बात करते हैं सोहगारा अभिलेख। ये वो अभिलेख है
जो सबसे प्राचीन है। सोहगारा अभिलेख ये उत्तर प्रदेश में है। क्या यह उत्तर प्रदेश में है? लेकिन ये जो अभिलेख है तामपट पर लिखा गया सबसे पहला अभिलेख है। इसके बारे में जो हम जानते हैं, सोहगारा अभिलेख जो है ये ताम्रपट पर लिखा गया सबसे पहला अभिलेख। इसे हम बोल सकते हैं कि यह ताम्रपट पर लिखा गया सबसे पहला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इसमें जो चर्चाएं हैं जिसके बारे में हम अब जानेंगे वो ये कि अकाल पड़ना और उससे निपटने की जो जानकारी है वो है सोहगारा अभिलेख में है। और इसमें जानकारी है अन्नागार की डिजाइन की, और अन्नागार 2 मंजिलों का उस समय होता था। इसके अंतर्गत ये बातें इस अभिलेख में वर्णित हैं। फिलहाल और अकाल पड़ने की जो जानकारी हमें सोहगारा से मिलती है वो महास्थान लेख में भी हमें देखने को मिलती है। ये दोनों अभिलेख ऐसे हैं जिनसे हमें अकाल पड़ने की समस्या और उससे निपटने की समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखो अशोक के राज आदेश। अशोक जी ने राज आदेश दिए थे अपने शासन के दौरान। वो कौन कौन से राज आदेश थे उनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि उनके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण और प्रमुख बातें थीं। जैसे कि यह 14 लेखों का समूह है। क्या ये जो राज आदेश है जो सम्राट अशोक जी ने दिया था वो 14 विभिन्न लेखों का समूह है। यह 8 स्थानों से मिलता है। यह पूरे उस समय के अखंड भारत के 8 स्थान यानी 8 जगहों से हमें मिलता है। वो जगह कौन कौन सी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वृहत शिलालेख, वृहत यानी कि एक तरह से गोल या बड़ा, शिला माने पत्थर, उस पे लिखा हुआ लेख। इसका जो तात्पर्य जो मतलब होता है, यह पत्थरों पे लिखा यानी शिलाओं पर लिखे गए लेख हैं जो कि हमें अलग अलग स्थानों से सम्राट अशोक के समय के मिले हैं। इसमें क्या है कि कलिंग के धौली व जोगढ़ से जो प्राप्त हमें लेख मिले हैं, कहां से? कलिंग कहां पे है? उड़ीसा में जगह कौन सी है? धौली और जोगढ़। यहाँ पर 2 ऐसे हैं जहां पर वृहत शिलालेख हमें मिलते हैं। और इनमें क्या मिलता है लेखों में? 11वां, 12वां और 13वां लेख इंपॉर्टेंट चीज अंकित नहीं है। ये जो वृहत शिलालेख हमें वहां से मिला है जहां कलिंग का धौली और जोगढ़ से जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें 11वां, 12वां और 13वां लेख अंकित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख बात इसकी कि 11, 12 और 13 इसमें जो लेख है वो अंकित नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, यह हमें 8 स्थानों से मिलता है। कहां से? 8 स्थान यानी 8 जगहों से हमें मिलता है। वो जगहें कौन कौन सी है उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे वृहत शिलालेखों में सबसे पहला जो स्थान है, क्या वृहत शिलालेखों में सबसे पहला स्थान शाहबाजगढ़ी पेशावर, जो कि आज के आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, वहां से हमें यह वृहत शिलालेख मिलता है। मन से हरा ये हजारा जो कि बॉर्डर पर ही है। ठीक है, कालसी कहां पे? ये देहरादून। यहां से हमें तीसरा वृहत शिलालेख मिलता है। ठीक है, चौथा मिलता है गिरनार से। गिरनार कहां पे पड़ता है? जूनागढ़ में, गुजरात की तरफ। ठीक है, धौली ये पुरी कहां पे है? ये भी हमारे पूर्वी ईस्ट भारत में यानी उड़ीसा क्षेत्र में। ठीक है, वहां पर पुरी में धौली जगह से हमें ये शिलालेख मिलता है। जोगढ़ गंजाम से भी हमें एक वृहत शिलालेख मिला है। एररगुड्डी ये कुरनूल जो कि साउथ इंडिया की तरफ है, कर्नाटक साइड, वहां से भी हमें ये मिलते हैं। सोपारा थाने महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। ठीक है, वहां से भी हमें सोपारा से ये वृहत शिलालेख मिलते हैं। तो वृहत शिलालेखों के जो 8 स्थान हैं वो हमने बताए कि हमें
ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। पहला वृहत शिलालेख, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहला वृहत शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक जी के द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जो कि इसमें वर्णित है, और वो कौन कौन से प्रमुख बातें इसमें हैं उनके बारे में हम जानते हैं। क्या, इसमें पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। नंबर 1, इसमें पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। और मानस, मानस यानी कि राजकीय रसोई, मानस का जो नाम है वो राजकीय रसोई है, जो कि आजकल आम घरों में रसोइयां होती हैं जहां पर खाना बनाया जाता था। तो इसमें क्या कहा गया था कि वहां पर 2 मोर और 1 हिरन मारे जाते थे। रसोई में 2 मोर 1 हिरन मारे जाते थे। इन्होंने भविष्य में उसे बंद करने के लिए कहा कि भविष्य में हमारे रसोई घर में कोई भी पशु हत्या या हिरन और मोर नहीं मारे जाएंगे। इसमें किसमें ये जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है पहला वृहत शिलालेख में। दूसरा वृहत शिलालेख, देखो मेरे प्यारे साथियों, इन वृहत शिलालेखों से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आपको जो मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आप इन्हें थोड़ा विस्तार से देखें कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, दूसरे वृहत शिलालेख में सम्राट अशोक ने क्या वर्णित किया था कि देवताओं के प्रियदर्शी के राज्य में, यानी कि सम्राट अशोक उसमें लिखते हैं कि मैं देवताओं का प्रियदर्शी, क्योंकि प्रियदर्शी सम्राट अशोक को बोला गया है। तो एक तरीके से यह है कि मैं देवताओं का प्रिय मेरे राज्य में या मेरे सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों में, क्या मेरे राज्य में या सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों में। पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें या उनके बारे में जानें तो जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल, पुत्र ताम्रपर्णी, यवन और राजा अंतियोक। ठीक है, ये उनके पड़ोसी राज्य थे सम्राट अशोक जी के। तो इन्होंने उनके बारे में भी ये कहा है कि ये जो मेरे पड़ोसी राज्य, इनमें चिकित्सा का, यानी मेरे राज्य में और मेरे पड़ोसी राज्यों के साथ पड़ोसी राज्यों में चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। जो भी वहां पर उस समय की बीमारियां हैं उनसे निजात पाने के लिए, उनसे जनता को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। और उन्होंने इसमें क्या वर्णित किया, ये दूसरा वृहत शिलालेख है। इसमें उन्होंने कहा कि मार्गों में जनता के लिए वृक्ष लगे होने चाहिए, सड़कों पर, यानी कि जब मार्ग हैं उन पर जनता के विश्राम के लिए, छाया के लिए वृक्ष लगवाएं और पानी पीने के लिए कुएं खोदवाए जाएं। क्या, ये जो जानकारी जो इसमें वर्णित है वो दूसरे वृहत शिलालेख में सम्राट अशोक जी ने वर्णित कराई थी। तीसरा वृहत शिलालेख, तीसरे वृहत शिलालेख के बारे में हम जानते हैं कि इसमें परिषा के मंत्रिमंडल का उल्लेख है। कौन से? परिषा के मंत्रिमंडल का इसमें उल्लेख है। इसमें जो वर्णित है वो ये कि सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के, क्या सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के, कहीं कहीं पर राज्याभिषेक 12वां वर्ष तो कहीं पर 13वां वर्ष था। इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें जो वर्णित है वो ये कि युक्त, रजुक और प्रदेशिक और धर्म प्रचार हेतु, इस शिलालेख में, यानी कि तीसरे वृहत शिलालेख में सम्राट अशोक ने जो उल्लेख किया वो ये कि परिषा के मंत्रिमंडल का और अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष उन्होंने युक्त, रजुक और प्रदेशिक, ये इन व्यक्तियों की नियुक्ति करी थी कि आप धर्म प्रचार के लिए हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएंगे। क्या, हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएंगे। और इनके दौरे करने के लिए उस समय क्या शब्द यूज होते थे, उस शब्द का नाम था अनुशयन शब्द, वो इनके लिए यूज किया जाता था, यानी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था कि सम्राट अशोक ने इन्हें आदेश दिया था कि युक्त, रजुक और प्रदेशिक, कि आप सभी धर्म प्रचार के लिए, यानी धम्म के प्रचार के लिए हर 5वें वर्ष कहीं ना कहीं एक नई जगह पर, नए देश में या नए राज्य में प्रचार करने के लिए जाएंगे। ठीक है, ये कौन से शिलालेख में है, तो ये तीसरा वृहत शिलालेख में है। चौथा वृहत शिलालेख,
इसमें सम्राट चौथे शिलालेख में क्या है, चौथा वृहत शिलालेख, इसमें क्या है कि धम्म नीति से संबंधित बातों से विचार किया गया है। धम्म नीति की जो बातें हैं इससे संबंधित है, इसमें उन्हीं का विचार किया गया है। इसमें और क्या क्या चीजें हैं, अनैतिकता, ब्राह्मणों, शर्मिणों और पशु हत्या, मित्रों व रिश्तेदारों से अशोभनीय व्यवहार पर नियंत्रण हुआ है। इस लेख का जो तात्पर्य है वो ये है कि चौथे वृहत शिलालेख में सम्राट अशोक ने अनैतिकता, ब्राह्मणों, श्रमिकों, पशु हत्या, मित्रों और रिश्तेदारों से जो अशोभनीय व्यवहार होता था उस पर नियंत्रण किया गया है। यह उसके उपलक्ष्य में शिलालेख वर्णित किया था। ठीक है, पांचवा वृहत शिलालेख। पांचवा वृहत शिलालेख में क्या है कि सम्राट अशोक के राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष, राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष, देखो 12वें वर्ष इन्होंने युक्त, रजुक और प्रदेशिक धर्म प्रचारों की इन्होंने नियुक्ति करी थी, लेकिन इनके ऊपर एक और नियुक्ति करी थी जिसको बोलते हैं धम्म महामात्र, यानी कि इनके और ऊपर एक अधिकारी की नियुक्ति कब करी थी, पांचवें वृहत शिलालेख में। वो राज्याभिषेक का 13वां वर्ष था। इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अन्य धर्मों की रक्षा, इसमें क्या क्या चीजें वर्णित है जो महत्वपूर्ण है, अन्य धर्मों की रक्षा, अभिवृत्ति, है ना, सुख के लिए, अन्य धर्मों की रक्षा के लिए, अभिवृत्ति उनके सुख के लिए। ठीक है, धम्म महामात्र, इसमें कहा गया है कि धम्म महामात्र सभी जगह पर रहेंगे। कहां पर, धम्म महामात्र यानी धर्म के एक तरीके से जो अधिकारी थे वो अखंड भारत में हर जगह पर रहेंगे, चाहे वो यूनानी हो या कंबोजवासी हो, यूनानी वासी हो या कंबोजवासी हो या गंधारवासी हो या रिस्टिकों, पितनिकों पश्चिमी क्षेत्रों में कल्याण कार्य करेंगे। तो ये जो उन्होंने महामांत्रों की नियुक्ति की थी वो इन्होंने इसलिए की थी, इसमें वो चीजें इसलिए वर्णित हैं क्योंकि यूनानी, कंबोजों, गंधारों, रिस्टिकों, पत्निकों पश्चिमी क्षेत्रों में ये जो महामात्र है वहां पर रहकर कल्याणकारी कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य सम्राट अशोक जी का यही था जो कि पांचवें वृहत शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, छठा वृहत शिलालेख, इसमें क्या है, इसमें प्रतिवेदकों को आदेश दिया। प्रतिवेदकों यानी कि गुप्तचर, प्रतिवेदक उस समय के गुप्तचर थे, गुप्तचरों को प्रतिवेदक के नाम से जाना जाता था। उन्हें आदेश दिया था कि मैं कहीं भी हूं किसी भी समय, मैं कहीं पर भी हूं किसी भी समय सूचनाएं मेरे पास तक लाई जाए, चाहे मैं शयन कक्ष में सो रहा हूं या अंतपुर में ही क्यों ना हूं, अंतपुर में ही मैं क्यों ना हूं, किसी भी समय सूचनाएं, गुप्तचरों को आदेश दिया गया था कि वो मेरे पास तुरंत पहुंचाएं। यह किसमें वर्णित है, सम्राट अशोक के छठा वृहत शिलालेख में वर्णित है। सातवां वृहत शिलालेख, इसमें क्या है, इसमें किसी भी समुदाय का मनुष्य, सातवां जो शिलालेख है जो इसमें वर्णित है, सम्राट अशोक ने आदेश दिया कि किसी भी समुदाय का मनुष्य किसी भी स्थान पर रह सकता है, क्योंकि कोई भी स्थान किसी के लिए आरक्षित नहीं है। इसमें जो हमें इसके बारे में जो हम जानते हैं, जो कि सातवां बड़ा शिलालेख है, उसमें यही है, सम्राट अशोक जी ने यही कहा कि कोई भी समुदाय हो या कोई भी मनुष्य हो वह किसी भी स्थान पर रह सकता है, क्योंकि कोई भी स्थान किसी के लिए आरक्षित नहीं है। ये जो जानकारी देते हैं ये सातवां शिलालेख देता है। आठवां वृहत शिलालेख, इसमें क्या है, सम्राट ने क्या कहा है, आठवें शिलालेख में सम्राट अशोक जी ने कहा कि मैंने आखेट गतिविधियां त्याग दी, यानी कि मैंने आखेट खेलना त्याग दिया है। ठीक है, त्याग दिया है, और संबोधि यात्रा मैंने
आखेट करना, आखेट यानी खेलना, शिकार करना। एक तरीके से उस समय का जो आखेट था किसी का शिकार करना, शिकार के साथ साथ खेलना भी होता था, तो उसे आखेट बोलते थे। तो इसमें क्या है, उन्होंने ये चीज त्याग दी, यानी शिकार करना त्याग दिया, आखेट करना त्याग दिया। ठीक है। संबोधित यात्रा, संबोधि यात्रा करना यानी 10वें वर्ष के बाद प्रारंभ की है इन्होंने। 10वें वर्ष के बाद संबोधि यात्रा, एक तरह की जो उन्होंने बौद्ध धर्म में होने के बाद में, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था इनके राज्याभिषेक के, और 10वें वर्ष के बाद इन्होंने भगवान बुद्ध की जो भी संबोधि यात्राएं, जो एक तरह की तीर्थ यात्रा है, उनके लिए 10वें वर्ष से इन्होंने अपना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। 9वां व्रत शिलालेख, और यही कारण था कि उनके बौद्ध बनने के बाद में मौर्य साम्राज्य की शक्तियां क्षीण होने स्टार्ट हो गई, और सम्राट अशोक के ही समय में, जो कि उनके समय जो साम्राज्य था उनका विखंडन शुरू हुआ, और कुछ खंड उनके समय में ही मृत्यु होते ही आजाद हो गए थे। ठीक है। तो सम्राट 9वें व्रत शिलालेख में क्या कहा गया है, सम्राट अशोक ने क्या कहा है, इसमें वर्णित किया है कि जन्म और विवाह के अवसर पर, यानी कि उस समय ये दूसरे समुदायों के लिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया है जन्म और विवाह के अवसर पर। उस समय जो कि बौद्ध धर्म से अतिरिक्त जो भी धर्म थे, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, और अदर देश के उस समय यूनानी वगैरह हो, तो उसमें कहा गया कि जो भी उनके जन्म और विवाह पर मंगलाचार करते हैं, यानी कि जो खुशी मनाते हैं, जो उस समय धूमधाम से किसी चीज को उत्साहित हर्षोल्लास के साथ जो मनाते थे, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सब मंगलाचार जो करते हैं वो फलहीन है, इसका कोई फल नहीं है, फलहीन है जो भी आप उस समय मंगलाचार करते हो। इससे बढ़िया क्या है कि आप धम्म मंगलाचरण करें। धम्म यानी जो सम्राट अशोक ने धम्म शुरू किया था, उसकी जो अच्छी बातें हैं आप उन पे मंगलाचार या उनकी विचारों को आगे करें। ठीक है। इसमें क्या है, ये 9वां शिलालेख है, व्रत शिलालेख है, जिसमें सम्राट अशोक की ये बातें वर्णित हैं। बात करते हैं 10वां व्रत शिलालेख, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या है, सम्राट अशोक ने निंदा की है। निंदा किस चीज की है, इसके अंतर्गत जो निंदा वर्णित है वो 10वें शिलालेख में है कि ख्याति और गौरव, उसने ख्याति और गौरव की निंदा किया। ख्याति और गौरव यानी कि युद्ध करने के बाद अगर किसी राज्य पर अधिकार कर लेना, तो उससे क्या ख्याति साथ में गौरव, कि भाई वो राजा बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने उस राज्य को जीत लिया। तो इसमें उस चीज की निंदा की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन इतना ज्यादा हो गया कि ये दुखी होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है। तो ख्याति गौरव की इन्होंने निंदा की है। क्यों, कि युद्ध और विस्तार से जो मिलती है, मैंने अभी आपको जो ये बातें करी वो यही थी कि युद्ध की नीति से या किसी पर कब्जा यानी विस्तार की नीति से जो ख्याति और गौरव मिलता है, उसकी इन्होंने निंदा की है कि भाई इस प्रकार का गौरव और ख्याति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। धम्म की नीति की श्रेष्ठता, धम्म की नीति की श्रेष्ठता पर इन्होंने विचार किया है। मैंने आपको बताया कि जब से इन्होंने धम्म बनाया, धम्म में अच्छे विचारों को इसमें ग्रहण किया, और लोगों को प्रचार के लिए भी दूर दूर देशों में भी इन्होंने धम्म के प्रचार के लिए भेजा। तो उसकी नीतियों पर, जो धम्म की नीति में जो श्रेष्ठ हैं, उन पर विचार करने के लिए 10वें व्रत शिलालेख में सम्राट अशोक ने ये चीजें वर्णित की हैं। ठीक है। 11वां व्रत शिलालेख, 11वें व्रत शिलालेख में जो वर्णित है वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं कि धम्म की नीतियों की व्याख्या। इसमें इन्होंने धम्म की नीतियों की व्याख्या, बड़ों का आदर करना, इसमें बहुत अच्छे आचरण वाली बातें करी गई हैं। वो कौन सी बातें करी गई हैं, तो वो जो लेख है वो है 11वां व्रत शिलालेख। इसमें धम्म की नीतियों की व्याख्या है कि अच्छी अच्छी बातें हैं, इसमें धम्म की अच्छी अच्छी बातें हैं। बड़ों का आदर है, पशुओं की हत्या, मित्रों के प्रति उदारता, क्या, पशुओं की हत्या, मित्रों के प्रति उदारता, दासों के प्रति उचित व्यवहार, और ब्राह्मणों और श्रमों के प्रति उचित व्यवहार। तो इसमें
जो बातें हैं वो शिष्टाचार वाली बातें हैं, तो वो किसमें है? 11वें वृहत शिलालेख में। इसके अंतर्गत सम्राट अशोक ने धम्म की जो शिष्टाचार वाली जो बातें हैं, व्याख्या हैं, वो इसमें वर्णित है कि भाई बड़ों का आदर करो, पशु हत्या ना करो, मित्रों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, दासों के जो भी गरीब हैं, जो दास हैं, जो तुम्हारी सेवा करते हैं, उनको भी स्नेह वाली बातों, स्नेह की तरह उनसे व्यवहार करो, और ब्राह्मण हैं, जो श्रमण हैं, उनसे भी तुम अच्छी बातें व्यवहार में लाएं। तो इसमें 11वें शिलालेख में सम्राट अशोक जी के द्वारा वर्णित है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो उनके वृहत शिलालेख थे, जो कि 14 समूह में मिले थे, 8 स्थानों से मिले थे, उनके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं या बातें हैं या वाक्य हैं जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने जाना। तो जो इनसे बच गया है वो हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।